नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। यूपीएससी आईएएस पीटी 2020 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज सवाल है, क्वेश्चन है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। अंग्रेजी में है वेलेजली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, क्यों किया था। चार ऑप्शन है, चार में कौन सही है इसको ढूंढना है। चार में पहला ऑप्शन ए कहता है उसे, किसे, वेलेजली को लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस सब टर्मिनोलॉजी को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री को समझने में। तो कहता है वेलेजली को लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बहुत ही हिडन है, इसमें कुछ आपको बताना चाह रहा है ये स्टेटमेंट्स। इंग्लिश में कहता है ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। याद रखिएगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहिए या कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स कहिए, बात बराबर है। दूसरा ऑप्शन कहता है वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। He wanted to revive interest in Oriental learning in India. सी ऑप्शन कहता है वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। He wanted to provide William Carey and his associates with employment. And the last डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। He wanted to train British civilians for administrative purpose in India. ये क्वेश्चंस है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज है इसके बारे में जानेंगे, वेलेजली के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स भी होता है ना, वो क्या होता है उसको भी जानेंगे। यहाँ पे ओरिएंटल लर्निंग होता है तो इसका मतलब क्या होता है, और ये विलियम कैरी कौन है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो आपका दिया है कि ब्रिटिश सिविलियंस जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ट्रेंड करने के लिए खोला गया था, तो ये क्या था, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली ने इसे एस्टेब्लिश किया था, और लॉर्ड वेलेजली का जो पीरियड था 1795 से लेकर के 1805 तक था, पर इन्होंने कॉलेज जो एस्टेब्लिश किया था वो 1800 में किया था। ये लॉर्ड वेलेजली का पिक्चर है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं लॉर्ड वेलेजली का है, और नीचे जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है यह है फोर्ट विलियम कॉलेज का। क्लियर, ये बात किस पर्पस से किया था, तो फॉर ट्रेनिंग देना था ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स एंड जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। याद रखिएगा, ब्रिटेन से जो सिविलियंस आते थे यहाँ पे वो सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री के ऑफिसर्स के रूप में काम करते थे। सारे नहीं, कुछ कुछ को चुना जाता था और उसको सिविल सर्वेंट्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स के रूप में काम दिया जाता था। उसको ट्रेन करना था किस में, इन द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। पर मेन पर्पस क्या था इसका, वह था एड्रेस करना। एक चुनौती इनके सामने था, किस चीज का, तो लैंग्वेज बैरियर का। ये जो लैंग्वेज बैरियर का चुनौती था एग्जिस्टेड किनके किनके बीच में, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और जो लोकल इंडियन पॉपुलेशन है उनके बीच जो ये लैंग्वेज का बैरियर था, इस बैरियर को एड्रेस करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था, ताकि जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स है उनको ट्रेन किया जा सके। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम, किस टाइम की बात कर रहे हैं, 1800 से पहले की बात कर रहा हूं, इसके आसपास की बात कर रहा हूं। इससे पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंसेस। इनका जो इन्फ्लुएंस है आप देखिए, तो ये वाला पार्ट जो है आपका बंगाल वाला पार्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुका था। ये बात कर रहे हैं हम 1780s का, इस मैप में देख रहे हैं आप। और यहाँ पे ये नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया है, ये भी इसके कंट्रोल में है, और ये मद्रास वाला एरिया भी इसके कंट्रोल में है। साथ ही साथ बहुत सारे एरिया जैसे अवध, मराठा में बहुत हद तक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ गया था। बहुत सारे एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ गया था। इस मैप से आपको समझ में आ गया। तो कहता है कि ये जो इन्फ्लुएंस इसका बढ़ रहा था भारत के विभिन्न रीजन क्षेत्र में, तो जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नर
गवर्न करना था उसको इफेक्टिवली, इसके लिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशंस था उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग था ब्रिटिश रूलर्स एंड नेटिव इनहेबिटेंट्स के बीच में, इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग और कई बार कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन पैदा हो जाता था। ये बात क्लियर हो गया। आगे अगर हम देखें, इसीलिए इसका एम था कि ट्रेंड करना है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, चाहे वो मिलिट्री ऑफिशियल्स हो या सिविल ऑफिशियल्स, लैंग्वेज में, ताकि वो जो गैप है उसको ब्रीज किया जा सके। ये जो गैप था रूलर्स और रूल्ड के बीच में उसको ब्रीज किया जा सके, उसको भरा जा सके। ये जो कॉलेज था उसमें जो कोर्स ऑफर्ड किए जा रहे थे उसमें लैंग्वेज थे, लिटरेचर थे, हिस्ट्री एंड कल्चर थे, ताकि जो वहां पे ट्रेंड किया जा सके ब्रिटिश ऑफिसर्स को वह अंडरस्टैंड कर सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सके भारत के कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड जो यहाँ के लोगों का पर्सपेक्टिव्स है उसको लेकर के उनकी अपनी एक समझदारी डेवलप हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, ओवर द टाइम क्या हुआ, एक आंसर यहाँ भी छुपा हुआ है। हाउएवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ रहती थी तो लंदन में, वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन कलकत्ता। याद रखिएगा, असल में जो वेलेजली थे या बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है इनसे बिना पूछे यहाँ पे इस कॉलेज को खोला था। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे वह इसके फेवर में नहीं थे कि ट्रेनिंग कॉलेज को कलकत्ता में खोला जाए। कलकत्ता खोलना ये बहुत बड़ी बात है, कलकत्ता में खोला जाए इसके फेवर में नहीं थे, इसीलिए बहुत दिनों तक इस कॉलेज को फंड मिला ही नहीं, अनफंडेड रह गया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी कॉलेज को हेलीबरी जो कि इंग्लैंड में है वहां पे एस्टेब्लिश किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स। याद रखिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देने के पर्पज से ट्रेनिंग कॉलेज हेलीबरी जो इंग्लैंड में है वहां एस्टेब्लिश किया, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो कंटिन्यूड रहा। किस फॉर्म में, तो सेंटर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज के फॉर्म में ये कंटिन्यूड रहा। बाद में कब 1857 में इस कॉलेज को मर्ज कर दिया गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बनाया गया था 1857 में उसके साथ मर्ज कर दिया गया था। तो एक आंसर तो आपको यही मिल गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेजली को कहा था, इसीलिए मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके पक्ष में था ही नहीं कि ट्रेनिंग कॉलेज कलकत्ता में बने। वो चाहता था कि ट्रेनिंग कॉलेज हमेशा लंदन इंग्लैंड में ही रहे। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था अगर कलकत्ता में होता तो। क्लियर, ये बात। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के कुछ और जो इनके बेनिफिट्स हुए वो देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था उससे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर हुआ। इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ क्या कि जो वहां पे इंडियंस लोग थे उनका जो माइंड है वो ओपन हुआ एंड दे क्रिएटेड द बेस, और इस प्रोसेस ने एक बेस, एक आधार को क्रिएट किया। और वो बेस किस चीज का था, तो सोशल रिफॉर्म का बेस था। क्लियर ये बात। आगे कहता है जो ब्रिलियंट टीचर्स थे उस कॉलेज में, जो बाद में जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर बने, वो कौन कौन है, तो एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं आप, वो संस्कृत डिपार्टमेंट का हेड थे इस कॉलेज में। हाँ, राजा राम मोहन रॉय जो कि फॉर्मली इस कॉलेज से एसोसिएटेड तो नहीं थे, बस इस कॉलेज का जो प्रभाव था उसे बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे। ये बात समझ में आ गया। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कल्चर से भी आ सकता है इससे रिलेटेड, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आल्सो होम टू स्कॉलर्स एंड द राइटर्स लाइक लल्लू लाल। ये लल्लू लाल वहां पे स्कॉलर थे, राइटर्स थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से एसोसिएटेड थे। उनको हिंदी का जो खरी बोली हो जाता है, हिंदी खरी बोली का जो प्रोज है उनका फादर कहा जाता है। किनको, लल्लू लाल को। और ये एसोसिएटेड किससे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। याद समझ में आ गया। उसके बाद एक और है मदन मोहन तार कलंकर। मदन मोहन तार कलंकर ये बंगाली पोएट थे। ये इसका जो नाम है, इसका जो पहचान है वह है बसाव दत्ता, एक इन्होंने लिखा था, इनका वर्क है, इसके कारण यह जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा लल्लू लाल और मदन मोहन तार कलंकर ये राइटर हैं। ये कल्चर से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। लल्लू लाल कौन है, जो हिंदी खरी बोली है उनका फादर कहा जाता है, और
ये मदन मोहन तारकलंकर बंगाली जो पोएट है, उसमें इनका जो राइटिंग है उनका नाम है बसाव दत्ता। ये बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसमें एक और टर्म था क्वेश्चंस में, ओरिएंटल लर्निंग। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है तो स्टडी। ओरिएंटल लर्निंग का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या क्या अध्ययन करना है? लैंग्वेज, कल्चर, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड अदर एस्पेक्ट्स। पर कहाँ का, किस रीजन, किस क्षेत्र का? ट्रेडिशनली रेफर्ड एज द ओरिएंट और द ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट कैसे? ये देखिए तो इंग्लैंड है, आपको ये मैप देखिए गौर से, ये इंग्लैंड है, इसके ईस्ट में हो गया ईस्ट और इसके वेस्ट में हो जाएगा वेस्ट। ध्यान दीजिए कैसे डिसाइड करता है, इनके ईस्ट में तो ईस्ट, इनके वेस्ट में तो वेस्ट। आप यहाँ है, आपका ईस्ट और वेस्ट मायने नहीं रखता है, इसीलिए कहता हूं पावर बहुत मायने रखता है। पावर डिसाइड करता है ईस्ट और वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ क्या होगा। आप पावरफुल हो जाइए, भारत बहुत पावरफुल होगा, सुप्रीम पावर होगा, तब भारत डिसाइड करेगा कि नॉर्थ क्या होगा, साउथ क्या होगा, ईस्ट क्या होगा, वेस्ट क्या होगा। इसी के लिए मैं आपके साथ इस क्लास में बना हुआ हूं। सिंपल आईएएस नहीं बनना, आईएएस बनने के बाद भारत को कैसे निर्मित करना है उसके लिए मैं आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, इस ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। दिस टर्म वाज हिस्टोरिकली यूज्ड इन वेस्ट। मतलब ये जो पार्ट है इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन वाला, ये जो है इस एरिया में टर्म जो ओरिएंट है वो यूज किया जाता था बड़े पैमाने पे। किस चीज के लिए? तो रेफर किया जाता था किसके लिए? तो एशिया रीजन के लिए, पार्टिकुलरली खास करके ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान एंड कोरिया। मैप में पता चल रहा है ये वाला पार्ट आपका चाइना का है, ये कोरिया का है और ये जापान का है। और कहता है साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये वाला पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, क्लियर, और ये इंडिया। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को वेस्ट वाला पार्ट जो लंदन इंग्लैंड में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने इस एरिया को ईस्ट कहा। ईस्ट को ही ओरिएंटल कहा जाता है। ओरिएंटल मतलब ईस्ट। ओरिएंटल में लर्निंग जो प्रोसेस था उसको ओरिएंटल लर्निंग कहा गया। और लर्निंग किस चीज का? तो यहाँ का लैंग्वेज, कल्चर, फिलॉसफी, हिस्ट्री और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। ये बात क्लियर हो गया। आगे हम बात बढ़ाते हैं। तो उसमें एक और ऑप्शन था विलियम कैरी के बारे में। विलियम कैरी कौन थे? तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहां पे ये प्रोफेसर थे बंगाली लैंग्वेज का, है ना। तो ये विलियम कैरी है, पर ये विलियम जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो विलियम नहीं है, दोनों विलियम अलग है। वो विलियम जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना है वो इंग्लैंड के जो राजा थे विलियम, उसके नाम पे बना है, इसको याद रखिएगा। पर ये जो विलियम कैरी है ये बहुत बड़े राइटर थे, ऑथर एंड कंपाइलर थे। लगभग 37 इंडियन लैंग्वेज में इन्होंने काम किया है, इंक्लूडिंग संस्कृत में भी। और इनका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो वर्क रहा है वो बंगाली लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के फील्ड में रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज से जो इनका एसोसिएशन रहा है 1801 से लेकर के 1831 तक रहा। 31 में इनकी मृत्यु हो गई। ये बात क्लियर हो गया। इन सारी चीजों को आपने डिटेल में देख लिया। अब मुझे बताइए, Wellesley established the Fort William College at Calcutta because he was asked by the board of the directors। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलकत्ता में ये ट्रेनिंग कॉलेज हो इसके पक्ष में ही नहीं था। इन्होंने तो फंडिंग नहीं किया, बाद में यहां से लेके चला गया हेलीवरी इंग्लैंड, लंदन के पास। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। नहीं, ये इनका मकसद नहीं था, ये तो इनका आउट प्रोडक्ट था। ये तो ये चाहते ही नहीं थे, लेकिन इनके बिना चाहे ही वह एक अलग आउट प्रोडक्ट के रूप में रहा। अनइंटेंडेड प्रोडक्ट था वो, इनकी चाहत नहीं थी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स विथ एम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ही नैरो मैंडेट है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इसलिए खड़ा कर रहा है क्योंकि इनको जॉब देना है। नथिंग, नॉट पॉसिबल। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चंस, ये आपका अवेयरनेस को कोशिश कर रहा है और आपका जो लेवल है थिंकिंग, थॉट का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसको समझिए, ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। आप समझिए कि आप एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने दोस्त को उसका प्रोफेसर बना पाए। ये कभी हो सकता है क्या? इतना छोटा सोच करके इतने बड़े इंस्टीट्यूट को खड़ा करना, नॉट पॉसिबल। ये आपके माइंड, आपके थॉट प्रोसेस, आपका वर्ल्ड व्यू का टेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चंस। क्लियर। और कहता है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब।
डी ऑप्शन सही है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, जो ब्रिटिश सिविलियंस यहाँ पे आते थे, उनको जो मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स बनाया जाता था, उनको यहाँ पे ट्रेंड करने के लिए, ताकि भारतीय लोग और यहाँ का जो रूलर कॉलोनियल शासक थे उनके बीच जो एक बैरियर था, एक जो लैंग्वेज गैप था, उसको भरा जा सके, उसको ट्रेंड किया जा सके यहाँ के कल्चर्स को लेकर के, यहाँ के सिविलाइजेशंस को लेकर के। इसलिए डी ऑप्शंस बिल्कुल सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको बताया है आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। ये जो तीन ऑप्शंस और जो मैंने आपको एक एक करके आज मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूं कि ये काम मुझे न करना पड़े, ये काम आप लोग खुद करें कि एक ऑप्शन जो सही है इसके अलावा जो 3 और ऑप्शन है उस पर काम करें। अगर मैं ये बार बार करके दूंगा तो इसका मतलब होता है कि मैं अपने हाथ से चम्मच से आपको खाना खिला रहा हूं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने हाथ को यूज कीजिए, आप अपने चम्मच को यूज कीजिए और अपने मुंह से खाइए। ऐसा अगर करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% पीटी को क्लियर करेंगे। अगर कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको स्पून फूडिंग करते हैं, मतलब आपके मुंह में चम्मच से खुद खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूं कि ऐसे करना है, करना आपको खुद है। यही रास्ता मैंने बताया। 2-3 सवाल को डिस्कस करते हुए मैं बार बार यही रास्ता बता रहा था कि एक ऑप्शन के बाद जो तीसरे 3 और ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही रिलेवेंट होता है, बहुत ही मीनिंगफुल होता है। रिलेवेंट है, मीनिंगफुल है और आने वाले संभावित क्वेश्चंस है। इन तीनों पर्सपेक्टिव से देखिए तो आपको उन तीनों ऑप्शंस पे काम करना चाहिए। कोई और काम करके दे उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब जब आप काम करेंगे तब तब आपका ब्रेन उसको बहुत डेप्थ में ग्रास्प करेगा और अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि एग्जामिनेशन पीरियड में उसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए अपने ब्रेन को जब तक आप खुद से ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक किसी और के किए जाने से उसको आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरा मेन पर्पस है कि आप पढ़ें, समझें, ग्रास्प करें, प्रोसेसिंग करें। याद रखिएगा, ग्रास्प करना है, प्रोसेसिंग करना है एंड अप्लाई करना है। इन तीनों प्रोसेस से जब आप अपने स्टडी मटेरियल को लेकर जाएंगे तभी आप पीटी में 100% सिक्योर करके आएंगे। तो याद रखिएगा, ग्रास्प करने, प्रोसेसिंग करने और अप्लाई करने में आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, डेली एफर्ट लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रयास करना पड़ेगा। बहुत कठिन ये तैयारी नहीं है, बस इसमें आपका कूलनेस, काल्मनेस, कूल रहिए, काल्म रहिए, कंटिन्यू रहिए। 3 वर्ड, कूल रहना है, काल्म रहना है और कंटिन्यूटी बना के रखना है। आप 100% सिक्योर होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैंने आज कहा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट लोगों तक शेयर करें और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। थैंक यू डियर।